हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में। ठीक है, तो इसमें परमाणु और अणु को हम लोग आज विधिवत तौर पर पढ़ेंगे और स्पष्ट से समझाएंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा और फिर आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे और परमाणु अणु एवं उनके गुणधर्म पढ़ेंगे, आयन पढ़ेंगे और विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र भी पढ़ेंगे इसमें। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोल संकल्पना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम क्या है? तो किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। चलिए, तो रासायनिक संयोजन के नियम जो हैं इसको हम लोग 5 भागों में बांटकर इसका स्टडी करते हैं। पहला हुआ आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है पारस्परिक अनुपात का नियम और पांचवा है गेल-सुलेक का गैसीय आयनों का नियम। तो इसमें गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गेलुसेक का गैसीय आयनों का नियम, ये तीनों आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोग को पढ़ना है रासायनिक द्रव्यमान के बारे में, रासायनिक संरक्षण का नियम पढ़ना है इसमें और उसके साथ साथ रासायनिक अनुपात का नियम पढ़ना है। ये दो अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। ना ही ये उदय होता है, नहीं इसको हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसका हम लोग विनाश कर सकते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इन नियम का उपयोग हम लोग कुछ तरीकों से करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, हम यहां देख रहे हैं ना कि आपका ये देखिए ए है और यहां देखिए ये बी है। तो ए और बी से क्या बना? ए बी बना। तो मान लिया जाए कि ए का वैल्यू मान लिया जाए 3 है और बी का वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 5, तो यहां पर ये भी 5 होना चाहिए, जो कि हमारा अभिकारक होगा और उत्पाद होगा। दोनों का संख्या जो है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको और अच्छे तरह से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर और दिया हुआ है। मान लिया जाए कि यहां आपका जो द्रव्यमान है ए और यहां पर बी है, क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है। ये यहां पे वही दिखाया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए और अच्छी तरह से, हाइड्रोजन में यहां कितना है? 2 हाइड्रोजन है, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 है तो इस 2 को हम लोग यहां लिख दिए। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो होता है द्रव्यमान 1 होता है, तो यहां 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम लोग यहां 2 लिख दिए, तो 2 दूनी 4 ग्राम हो गया ये। ठीक है, और ऑक्सीजन का एक अणु का जो वैल्यू होता है वो 16 होता है। यहां पर 2 अणु है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो 32 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 32 ग्राम और 4 क्या हो गया? 36 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये ग्राम को हम लोग देखिए तो 4 ग्राम हुआ और ये 32 ग्राम हुआ, दोनों को मिलाकर 36 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों तरफ जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम? क्या है? तो इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक, समझे कि नहीं, सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति से किया गया हो। देखिए अब आपको हम यहां दिखा रहे हैं, यहां हाइड्रोजन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात देखिए, हाइड्रोजन 2 है तो 1 1 2 हो गया। यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए 2 दे दिए हैं हम। और ऑक्सीजन का कितना होता है? एक अणु का वैल्यू 16 होता है, ये गया 2 अनुपात 16 हो गया। तो 2 अनुपात 16 का मतलब क्या हो गया? 2/16। ठीक है, तो 2/16 हो गया तो 2 से अगर हम कटाते हैं इसको तो कितना हो जाता है? 8। इसका मतलब कितना हो गया? 1/8 हो गया, हुआ ना।
तो ये 1/8 जो है, इसी को हम लोग क्या कर दिए, 1:8। ये जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर 1:8 देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1:8 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहां ध्यान दीजिए, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का हम लोग पढ़े ना अभी, यहां पर 16 होता है। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 32 हो गया। तो 12:32, तो 12/32 कीजिए तो 3:8 निकल जाएगा। अतः किसी भी विधि द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भार के अनुपात जो होगा वो सदैव 3:8 ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे और समझते हैं हम लोग इसको, कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कहता है कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को यह सिद्ध करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो यह इसमें कुछ अंश दिए गए हैं, इसके बारे में जो कुछ यहां बताया गया है आपको थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है सभी द्रव्यमान परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जितना भी द्रव्यमान होता है वो क्या होते हैं, परमाणुओं से। हाँ, जितना भी द्रव्य हैं सभी परमाणुओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। परमाणु जो है वो क्या है, अविभाज्य होता है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न उनका विनाश होता है। मतलब यह अंश द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को यह सिद्ध करता है। और दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे, ये नहीं बदले जाएंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। अगर एक होंगे तो एक, अगर भिन्न भिन्न तत्व होंगे तो वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न तत्वों परमाणुओं परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करता है। जैसे H2 हो गया, अलग हो गया, O2 हो गया तो H2O बना दिया, कार्बन C हो गया, O2 हो गया। ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, इसलिए क्या हो गया, इसको हम लोग यौगिक कह दिए, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि किसी भी यौगिक में, पॉइंट नंबर 5 यहां देखिए 6, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, ठीक है। परमाणु में क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को बदले, ध्यान दीजिएगा, बिना रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को बदले, इस दोनों को ये चेंज नहीं करेगा, उस अभिक्रिया में वह प्रयुक्त होता है। और परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, बहुत ही नगण्य होता है ये। और इससे इतना छोटा होता है ये कि इसको हम लोग क्या होता है, खुले आंख से तो छोड़िए, माइक्रोस्कोप, क्या शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। चाहे कितना शक्तिशाली माइक्रोस्कोप रहे, हम परमाणु को नहीं देख सकते हैं। तो सबसे सूक्ष्म जो परमाणु का जो है, तो हम लोग कितना कहते हैं, उसका पावर कितना, 10⁻⁻10, इतना, समझे कि नहीं, 1 nm इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब एक ये है, क्या कहते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री है, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इनके द्वारा कुछ चिन्ह दिए गए हैं। अब यहां देखिए आपको हम कुछ चिन्ह को दे दिए हैं, इसमें जो आपको मेन जो पढ़ना है उसमें से तत्व के बारे में और उसके चिन्हों के बारे में यहां हम स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहां देखिए एल्यूमिनियम Al दिया गया है, तो ध्यान दीजिए, तो इसको कहता है क्या कि इतना जितना भी हम इसमें नाम दिए हैं, आपका देख रहे हैं कि किसी में नाम दिया हुआ है Al, किसी में नाम दिया हुआ है Ar, नाम दिया हुआ है, तो कई तरह के चीजों का इसमें नाम दिया गया है। बेरियम का हम लोग Ba बोल दिए हैं, कैल्शियम का Ca दिया गया है ना। तो इस तरह का जितना भी नाम इसमें दिया गया है, तो इसके कुछ नियम है, ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया है, ठीक है। क्या नियम है इसमें,
तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो भी, जैसे बर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम के एक या दो अक्षर बनाया जाना चाहिए। मतलब उसका जो भी नाम है उसका पहला अक्षर एक या दो अक्षर लेना चाहिए। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं साइप्रस, तो कॉपर का हम लोग बोलते हैं कॉपर नहीं, तो इसका जो है साइप्रस कॉपर का जो नाम लिया गया है, ये नाम लिया गया है कहां, जहां से उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इस चीज में हम लोग देखते हैं क्या कि पहला जो लेटर है, जैसे कि हम लोग यहां देखिए एल्यूमिनियम देख रहे हैं ना, तो ये एल्यूमिनियम एल है, तो इसका पहला लेटर यहां पर एल ले लिया गया है। आर्गन में देखिए पहला दो लेटर, और जब भी हम लिखेंगे चिन्ह तो पहला लेटर कैपिटल होगा, बड़ी होगा, और दूसरा छोटी होगा। बेरियम का बी, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, लेड का Pb। तो इसमें देखिएगा कि जैसे कि हम लोग कॉपर का होना चाहिए Cu, लेकिन लिखते हैं हम लोग क्या, कॉपर का Co होना चाहिए, लेकिन Co तो कोबाल्ट का हो जाता है, तो Co इसका नहीं होने के कारण क्या होता है, Cu हो जाता है। Cu क्यों हुआ इसका नाम, तो इसलिए कि Cu हुआ, क्यूप्रस इसीलिए हुआ क्योंकि इसका जो है प्लेस है जहां से कि इसको लिया गया, वहां के नाम से इसको Cu नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं और सबके बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको कि इसी तरह दिए गए हैं, या फिर जर्मन में कुछ ग्रीक नाम भी दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग सोडियम बोलते हैं, सोडियम का हम लोग बोल देते हैं Na बोल देते हैं ना, तो Na क्यों बोलते हैं, तो नेट्रियम से लिया गया है सोडियम। ठीक है, कैल्शियम को हम लोग के क्यों लेते हैं, केलियम, केलियम से के लिया गया पोटास, तो पोटासियम को हम लोग के बोलते हैं ना, तो इसलिए कि उसको केलियम से के लिया गया है, पोटास का तो पी होना चाहिए, लेकिन हम लोग के बोलते हैं, तो केलियम हुआ नहीं। तो इसी तरह या तो उसका पहला दो लेटर लिया गया है, या फिर उसका जो अब क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम, या फिर ग्रीक नेम, जर्मन नेम के आधार पर, या फिर लेटिन नेम। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स जो हैं लेटिन नेम पे हैं, जर्मन नेम पे हैं, ग्रीक नेम पे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं Fe, तो Fe हो गया, तो लोहा का तो आयरन का तो आई होना चाहिए, लेकिन होता है Fe, मतलब फेरम, ये लेटिन नेम है, तो फेरम जो है वो लेटिन नेम है, उसी से लोहा का नाम रखा गया है Fe। ठीक है, अब यहां देखिए फ्लोरीन का हम लोग F रखे हैं, गोल्डन का Au है, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है, सल्फर का S है, नाइट्रोजन का यहां देखिए N है, ऑक्सीजन का O है, पोटासियम का K है, सिलिकॉन का Si है, सिल्वर का Ag है, सोडियम का Na है, और जिंक का Zn है। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और 1961 ईस्वी में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई को U को परमाणुओं के द्रव्यमान का मानक मापा। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहता है क्या कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक समस्थानिक C12 C लेते हैं और ऊपर में हम लोग 12 लेते हैं, C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम लेते हैं म्यू बराबर, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2 C पर पावर 12। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं किसी का, लीजिए मान लीजिए हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो हम लोग जानते हैं कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है। तो अगर इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 C पर पावर 12, यही होगा। इसीलिए हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान इकाई हो गया वो कितना हो गया 1/2 C पर 12 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन का स्थिति देख लीजिए, तो नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14 होता है, तो इसको हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां देखिए 14 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहां देखिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, इस परमाणु द्रव्यमान को आपको याद करना होगा। ठीक है, इसको हम नहीं बना सकते हैं, ये जो दिया गया है इसी के आधार पर। जैसे हाइड्रोजन का यहां देखिए 1 है, कार्बन का देखिए 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, और सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, और कैल्शियम का 40 है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्योंकि तो इसका काम आपको हमेशा आते रहेगा, परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है ये देखना है। कहे तो सभी परमाणु जो है वो अकेले नहीं रह सकते हैं, तो ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण
कभी भी वो मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। कभी देखें ऑक्सीजन ये नहीं रह सकता है, जब भी रहेगा ये किस रूप में पाया जाएगा, ये O2 के रूप में पाया जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन H कभी अकेले नहीं रहता है, जब भी रहेगा ये H2 के रूप में रहेगा। मतलब अपने साथ एक अणु को वो जोड़ के रखेगा, ये सिंगल नहीं रहता है, क्योंकि तो ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहां पे दिया गया है स्पष्ट कि ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में वो नहीं पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे क्या हुआ, यहाँ पर हीलियम देख रहे हैं, नियॉन देख रहे हैं, आर्गन देख रहे हैं, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है। ये अकेले रह सकता है क्योंकि ये किसी से प्रतिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब परमाणु, आवेशित परमाणु को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपका आयन में और एक हो गया अणु में। ठीक है, आयन जो हो गया वो आवेशित हो गया और अणु जो हो गया वो आवेश रहित हो गया। ओके, अब देखिए कहता है कि किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन उत्पन्न होने के कारण होता है, और अणु तत्वों को छोड़ किसी भी परमाणु का वह सूक्ष्म इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर देता है। जैसे कि हम लोग यहां देखिए दिया हुआ है आपका H2O दिया हुआ है। ठीक है, तो H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को यह प्रदर्शित करता है, और किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन होने के कारण हो सकता है, और इसी आधार पर अणुओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ध्यान दीजिए, अणु को हम लोग यहां पर दो भागों में बांटे नहीं। यहां देखिए, एक तरह के परमाणुओं से निर्मित, जैसे ऑक्सीजन जो अभी आपको हम बताए, ऑक्सीजन O प्लस O2, N2, N प्लस N, N2, O3 है, फिर क्या है S8 है और P4 है। और यहां देखिए अलग अलग तरह के यहां पर परमाणु है। यहां पर हाइड्रोजन का है तो ऑक्सीजन का है, कार्बन है तो ऑक्सीजन का है। इसको हम लोग क्या कह दिए, यौगिक है ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहता है क्या कि जिसमें कि एक परमाणु का बना होता है उसको हम लोग एक परमाणु कहते हैं, जो दो परमाणु का बना होता है उसको हम लोग द्विपरमाणु कहते हैं, जो एक से अधिक परमाणु का बना होता है उसको हम लोग बहुपरमाणु कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र के बारे में, जो आपके क्लास के लिए खासकर ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र का क्या विशेषता है, इसको सबसे पहले जानना होगा। तो रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और धातु एवं अधातु जो होते हैं, तो सबसे पहले हम धातु को लिखेंगे, उसके बाद अधातु को लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं Na और Cl, तो ये क्या है, Na क्या है, धातु है, और Cl क्या है, अधातु है। कभी भी हम Cl Na नहीं लिख सकते हैं। यहां देखिए, यहां दिया हुआ है आपका CaO दिया हुआ है, तो Ca क्या हो गया, धातु, O क्या हो गया, अधातु। NaCl दिया हुआ है, धातु अधातु। CuO दिया हुआ है, Cu हो गया धातु, O हो गया अधातु। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लिखेंगे तो धातु पहले लिखेंगे और अधातु बाद में लिखा जाएगा। और बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे। जैसे हम लोग मान लीजिए लिखते हैं कुछ भी, मान लिया जाए कि NaCl लिखते हैं ना, तो इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। तो बहुत सारा जगह लिखते हैं हम लोग OH लिख देते हैं किसी का, और तो कभी कभी देखते हैं आप लोग प्रतिक्रिया में ऐसे OH2 लिखा रहता नहीं। तो ये सब बहुपरमाणुक में होती है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। देखिए यहां देखिए दिया हुआ है आपका CaOH नहीं, ये फिर यहां देखिए Na4 2SO4 दिख रहे हैं ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आणविक द्रव्यमान। तो किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान हम लोग कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी क्या है, परमाणु की इकाई ही होती है। जैसे हम लोग जहां देखिए H2O देखिए, अभी हम लोग जैसे देखिए इसको हम लोग, तो H2O में क्या है, 2 ठो H है कि नहीं, यहां देख रहे हैं 2 है। ठीक है, और 2 गुना 4 का द्रव्यमान जोड़ 1 गुना 0 का द्रव्यमान, तो H2O का द्रव्यमान कितना हो गया, तो H2 यहां देखिए 2 दिया हुआ है, तो इसलिए 2 हो गया। और ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं 16 होता है, 16, ये 18 म्यू हो गया।
पीछे भी हम लोग देखिए इसको। और सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NaCl का हम लोग अगर द्रव्यमान निकालते हैं तो Na कितना है? 1 है, और Cl कितना है? ये भी 1 है। तो Na का वैल्यू कितना होता है? हम लोग जानते हैं Na कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का हम लोग पढ़े हैं 35.5 होता है ना। तो 23 और 35.5 कितना हो गया? 58.5। ये NaCl का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, इसलिए आपको बोला गया कि द्रव्यमान संख्या आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि हम रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं। नहीं, सबसे ध्यान से देखिएगा, इसको इजी वे में समझ जाइएगा। तो सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। जो चिन्ह होता है, जैसे कि हम लोग यहां लिखते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन लिखिए H, सबसे पहले चिन्ह लिखिए इसका। ठीक है, अब इन चिन्हों के नीचे इसकी संयोजकता लिखते हैं। मान लीजिए यहां H लिखे और यहां S लिखे। ठीक है, तो H का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है? 1। ठीक है, और S का जो संयोजकता होता है वो होता है 2 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब संयोजक परमाणुओं की संयोजकताओं को हम लोग क्रॉस करते हैं। हाइड्रोजन इसका परमाणुता ले लेगा और S जो है वो इसका। ठीक है, तो H का कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये हो गया आपका H2, और यहां क्या हो गया? S, तो H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया ये। तो ऐसे ही ये क्या करता है? क्रॉस कर लेता है, समझे कि नहीं? तो परमाणु स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणुओं की संयोजकता को ग्रहण कर लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन यहां इसका S का संयोजकता ग्रहण कर लिया, और H क्या किया? H का संयोजकता ग्रहण कर लिया, और अदला बदली करके ये बन गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार किया जाता है। चलिए हम लोग और एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें यहां देखिए, कार्बन का कितना होता है? 4 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए क्रॉस हो गया, कार्बन 2 हो लिया, O ले लिया, तो क्या होगा? C2O4 हो गया। ठीक है, अब C2O4 हो गया तो इसमें हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, C2 हो गया तो 2 to the 4 2 हो गया, CO2 हो गया प्लस CO2। अब यहां देखिए, C कट हो गया, 2 हो गया, O कट हो गया, 2 यहां तो यहां 4 हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है? HCl, हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का 1 होता है, इसलिए हम लोग सीधा क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन 1 हो गया, Cl 1 हो गया, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? HCl लिख देते हैं, कहीं कुछ नीचे नहीं, HCl। तो इस प्रकार जो है, जब भी हम इसका सूत्र लिखेंगे तो क्या करेंगे? उसकी संयोजकता को हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। अब आयन किसे कहते हैं हम लोग? तो आयन क्या हुआ? एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश, चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, अवश्य उस पर स्थित होता है। अब देखिए Na पर क्या हुआ? Na प्लस हम लोग लिखते हैं, Ka प्लस लिखते हैं, Ca प्लस लिखते हैं, और Al3 माइनस लिखते हैं, और Cl जो है ये माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, क्या कि इसकी ये क्या करेगा? सोडियम क्या करता है कि ये किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को ये अपना एक आयन दे सकता है, और क्लोरीन क्या है? वो किसी से ले सकता है, इसलिए माइनस है। प्लस वाला क्या हो? वो किसी को देगा, और माइनस वाला क्या हो? किसी से लेगा। ठीक है, अब यहां देखिए हम लोग देख रहे हैं कि आयनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र। अब मान लीजिए यौगिक का हम लोग देख रहे हैं, तो ये वो भी क्या? आयनिक यौगिक का, आयन का Na प्लस है 1 और CO3 माइनस 2 है। ठीक है, तो Na जो है ये 2 ले लेगा, और CO3 जो है वो 1 ले लेगा। ठीक है, इसीलिए Na2, यहां पर देखिए Na2 हो गया, CO3 ही रह गया अकेले, तो 1 से है। फिर देखिए आप इसमें यहां देख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम का 3 होता है, सल्फर और सल्फेट का कितना होता है? 2 होता है, तो Al2SO4 हो गया। SO4 यहां पर है, इसलिए हम लोग क्या किए? होल के अंदर यहां पे 3 लिखे। ठीक है, चलिए आगे इसका कैल्शियम में भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी वैसे दिया हुआ है, अमोनियम सल्फेट में भी दिया हुआ है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी दिया हुआ है। सेम प्रोसेस है सबों में। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको बनाते रहिए, एकदम प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। अब है मोलर द्रव्यमान क्या है? तो मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। यानी मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। मतलब
एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान जो हुआ वो क्या हुआ, मोलर द्रव्यमान कहलाया। और ये जो 1 ग्राम पदार्थ की मोलर का द्रव्यमान का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.022 गुना 10 पर 23 पावर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब यहां देखिए हाइड्रोजन का हम लोग देख लें अगर, तो 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 म्यू होता है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 14 ग्राम होता है। नहीं, S8 का 8 गुना S हो गया, द्रव्यमान कितना हो गया, 8 32 गुना 8 मतलब 256 ग्राम। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब आगे देखिए, मोलर संकल्पना और मोलर संकल्पना में हम लोग देखते हैं, मोल हुआ इतना वैल्यू हुआ एक कण का, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, तो एक मोल बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। और एक मोल अणु बराबर भी कितना हुआ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही हुआ। तो अगर हम मान लिया जाए कि एक मोल ऑक्सीजन का हम लोग लिखते हैं तो 6 इंटू 022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर यहां पर आपको 5 मोल करना है तो इसको पूरा आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जितना भी निकालिएगा उससे उतना गुना करना पड़ेगा। और इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में तौलित परमाणु द्रव्यमान के वो बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये लेसन आपका यहां समाप्त होता है। और अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और इसको आप पूरा कीजिए। ओके, थैंक यू।